हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पर एमपी पटवारी परीक्षा 2017 के गणित के प्रश्नों के सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है। तो आज की इस वीडियो में 10 दिसंबर 2017 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन नंबर 31 से जारी रखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो जो कि वीडियो नंबर 8 था उसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्यूशन कर दिया गया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। नाउ पहला प्रश्न है आज का। अ मैन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड केम बैक एट 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। हिंदी में, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौट आया। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। तो इस प्रश्न में हमें औसत गति निकालना है। औसत गति निकालना है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या है। औसत गति का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। ओके। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आदमी है जो ए से बी तक की दूरी, सपोज ए से बी मान लेते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, यस, ए से बी तक की जो दूरी है वो जाते टाइम 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। ओके, 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और इसी दूरी को जब वो वापस आता है तो वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। ओके, फिलहाल मैं ये वाला फॉर्मूला रब कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि अपने पास स्पेस थोड़ा कम है। ओके, सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक, इसको डी मान लेते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया गया नहीं है तो इसको डी मान लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे समय कितना होगा। समय 2 बार होगा, क्योंकि एक बार वो गया है और एक बार आया है, तो ऑब्वियसली 2 समय होगा। तो समय फर्स्ट, जब जाने वाले समय को t1 मान लेते हैं और आने वाले समय को t2 मान लेते हैं। सो टाइम क्या है, समय इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, दूरी बटे चाल। सो डिस्टेंस इज d, डिस्टेंस d माना गया है और चाल कितनी है, जाते टाइम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और आते टाइम डिस्टेंस सेम रहेगा d और स्पीड कितनी है आते टाइम 100 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से t1 प्लस t2 अगर जोड़ दिए जाएं, t1 प्लस t2, तो ऑब्वियसली टोटल टाइम निकल आएगा और वही एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में ज़रूरत है टोटल टाइम की। ओके, सो टोटल टाइम यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ अभी, आई होप आपको दिख रहा होगा। 1 सेकेंड। सो टोटल टाइम और कुल समय, कुल समय इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ठीक है। सो t1 इज d अपॉन 50 प्लस t2 क्या है, d अपॉन 100। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो d कॉमन है तो d को बाहर ले आएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1/50 प्लस 1/100, राइट। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। सो d LCM 100 आ जाएगा, 50 और 100 का LCM, तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, राइट। सो इसको जब इधर में सोल्व करें, इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, d 3/100, राइट, या फिर इसको 3d/100 लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी टोटल समय तो अपने पास निकल गया जो कि है 3d/100। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस एक बार ये इसी डिस्टेंस से गया है और एक बार इसी डिस्टेंस से वापस आया है। सो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d, राइट, डिस्टेंस 2d हो जाएगा। अभी एवरेज, ओके, क्या पूछा गया है, औसत गति। अभी औसत गति का फॉर्मूला अपन लगाते हैं। सो फिलहाल उसके लिए मेरे को रब करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। ओके, सो औसत गति इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय,
कुल समय। ओके, इसको अपन फार्मूला में इसकी वैल्यू डाल देते हैं। सो टोटल डिस्टेंस तो 2d है और कुल समय कितना है 3d/100, राइट, क्योंकि यहीं पे फाइंड किया था कुल समय। सो d से d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2/3/100। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 100/3, राइट। सब ऊपर चला जाएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3। सो 200/3 का आंसर क्या होता है 66.66। जब 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि बहुत ही सिंपल है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 10 boys 2 of them are all rounders, what is the probability that a boy selected at a random turns out to be an all rounder? 10 लड़कों के समूह में उनमें से 2 ऑलराउंडर है, इसकी क्या प्रयेकता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर सिद्ध होगा। ये तो बहुत ही आंसर है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स है 10 आउटकम्स है और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2। सो जब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे सो 2 / 10 तो जाएगा नहीं, सो पॉइंट लग जाएगा आगे और कितनी बार जाएगा 2 बार, सो 20 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता हो, बेसिक वाला जो। ओके, इसी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब ऐसे बेसिक फॉर्मूला नहीं है, बाकी इस तरीके से यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था ये। अभी जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगा। मैं अगले वीडियो में एक वीडियो इसके ऊपर ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। और अगर किसी को पता हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि इसका आंसर कैसे आ रहा है। ओके, सो बाकी इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट। मैं थोड़ा होमवर्क करूँगा इसके ऊपर और आपके लिए ज़रूर वीडियो लाऊंगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ 30% ऑफ अ नंबर इज़ 300 देन द नंबर इज़। हिंदी में यदि एक संख्या का 30% 300 है तो यह संख्या क्या है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। 30% इज इक्वल टू 300, सो 100% इज इक्वल टू x। ठीक है, यही तो पूछा गया है कि 30% 300 है तो पूरा नंबर कितना होगा। तो ऑब्वियसली 30% दिया गया है तो पूरा नंबर 100% होगा, राइट ना, समझ रहे हो आप। सो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 300 × 100। सो x इज इक्वल टू 300 × 100/30। सो यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10 और बचेगा x इज इक्वल टू 10 × 100 जो कि है 1000, राइट। तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक नंबर का 30% दिया गया था, मतलब नंबर क्या होगा 100%, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द एज ऑफ सुशील 6 years ago was 3 times the age of Snehal. 6 years hence the age of Sushil would be 5/3 times of Snehal. What is the present age of Snehal? हिंदी में 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। सो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल एट प्रेजेंट एज इनकी वर्तमान आयु क्या कंसीडर करते हैं, वर्तमान आयु। सो थोड़े नाम कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ नाम, सुशील और स्नेहल। सो सुशील की वर्तमान आयु अपन x मान लेते हैं और स्नेहल की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु होगी। 6 वर्ष पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु होगी x-6, राइट, और स्नेहल की आयु होगी y-6।
ठीक है, यही दिया गया है क्वेश्चन में। अभी इक्वेशन क्या बनेगा, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 6 वर्ष पहले, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ इसको। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु है x - 6, स्नेहल की आयु की 5/3 गुना थी, राइट। ये समझना जरूरी है, नहीं तो इक्वेशन नहीं बनेगा, राइट। सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी। ओके, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। 3 गुना स्नेहल की आयु से। इस प्रकार से इसका इक्वेशन बनेगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो x - 6 बचेगा इधर, और ये हो जाएगा 3y और -18। इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। x - 6 माइनस, जब 3y इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3y, और 18 प्लस हो जाएगा जब इस साइड आ जाएगा, राइट, = 0। यहाँ से क्या होगा, x - 3y और +18 - 6, तो क्या बचेगा, +12, ठीक है। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, राइट। अभी इसको मैं रब कर रहा हूँ, ओके। ये इक्वेशन 1 है अपना। अभी आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु क्या हो जाएगी, सुशील की आयु हो जाएगी 6 वर्ष बाद x + 6, ठीक है। स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। स्नेहल की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, y + 6, राइट, और इसकी 5/3 गुना, राइट। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5y/3, और ये हो जाएगा 30/3, राइट। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो x + 6 = यहाँ से LCM 3 आ जाएगा और 5y + 30 आएगा। इसको मैं यहाँ पे नीचे सोल्व कर रहा हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। x प्लस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3x इधर आ जाएगा, +18 = 5y + 30, ओके। 3x - 5y + 18 - 30, क्योंकि जब इस साइड से इस साइड आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 3x - 5y - 12, ये अपना दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गए, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करना बहुत ही आसान है। मैं फ़िलहाल दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर, x - 3y + 12 एंड 3x - 5y - 12। अभी इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x सेम हो जाएगा, राइट। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इस वाले वेरिएंट को भी बराबर कर सकते हैं, पर अपन को पूछा गया है स्नेहल की आयु, तो फिर एक और स्टेप बढ़ जाएगी, इसलिए x को वो बराबर कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x - 9y और +36, और ये सेम रहेगा नीचे वाला 3x - 5y - 12। इसको जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। ये 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -4y, और यहाँ पे बचेगा +48। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो -4y इधर बचेगा और उधर जाके -48 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। y की वैल्यू हो जाएगी 48/4, जो कि है 12 साल। तो वही पूछा गया था y की वर्तमान आयु, तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बाकी बहुत ही आसान है। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड, ये रब करना पड़ेगा। The next question is, the population of a city is, the population of a city is 15 lakh if it increases by 10% during the first year and decreases by 20% in the second year and increases by 30% in the third year, then the population after 3 years is।
हिंदी में एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है यदि यह प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ती है, द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से घट जाती है और तृतीय वर्ष में 30% से बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात इसकी जनसंख्या क्या होगी। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड इज आफ्टर 3 ईयर व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, सो इसका मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो, फिर भी मैं मेथड बता देता हूँ आपको। सो इनिशियल पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन कितना है 15 लाख, 15 लाख ओके। यहाँ से पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है 10% मतलब 110 राइट अपन 100/100। अब आप 10% भी यहाँ पे लिख सकते हो, पर फिर आपको अलग से 10% निकाल के फिर वो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 110% निकाल लिया है। ठीक है, सो इसको जब कैंसिल करें तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन आएगा 16, 50 और 000 ओके। सो एक वर्ष बाद 10% बढ़ने के बाद इतनी जनसंख्या हो जाएगी उस शहर की, और अगले वर्ष क्या हो रहा है कि 20% से घट रही है, 20% से घट रही है मतलब 80/100। अब यहाँ पे 20% का आप अलग से निकाल के भी कर सकते हो, फिर वो बाद में फिर माइनस करना पड़ेगा उसका, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली 80 लिख लो राइट। सो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसका आएगा 2 वर्ष 20% के घटने के बाद आएगा 1, 32 एंड 000 ओके, 1 मोर 0, 13,20,000। सो ये 20% घटने के बाद इतनी जनसंख्या हुई। अब तीसरे साल 30% और बढ़ रही है मतलब 130%/100। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो अपना आंसर आएगा 17,16,000 ओके। आप अपना कैलकुलेशन करके देख सकते हो एक बार, अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करके बताता तो 5-6 मिनट और अपना वेस्ट हो जाता, इसलिए बस कैलकुलेशन आना चाहिए इसमें, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ x² - 12x + 36 इज इक्वल टू x² - 12x + 36 डैश के बराबर है। सो ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ बेसिकली अपन को फैक्टर्स निकालना है इस इक्वेशंस के। सो x² - 12x + 36। सो 12 को इस तरह से 2 भाग में बांटना है कि इसको उसको जोड़ने पे 12 आए, बाकी मल्टीप्लिकेशन करने पे 36 आए। सो -12x को -12x को -6 + -6 लिख सकते हैं राइट, जो कि -6x -6x। सो इनको जोड़ेंगे तो -12x ही आएगा राइट। सो वही करते हैं इधर। सो इसको ऐसा लिख देते हैं x² - 6x -6x + 36 राइट। अभी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ कॉमन क्या आएगा x -6 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा माइनस रहेगा, और कॉमन आएगा 6 क्योंकि 6 1 टाइम्स और 6 टाइम्स इधर जाएगा, अंदर बचेगा x -6 माइनस आएगा क्योंकि आगे माइनस है राइट। सो जब -6 मल्टीप्लाई -6 होगा जब भी जाके +36 आएगा राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। सो यहाँ से 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, एक ये वाला फैक्टर्स और एक ये वाला फैक्टर। सो x -6 और x -6 2 फैक्टर हैं, तो बेसिकली x -6 को x -6² लिखा जा सकता है राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल था, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² + 1 = 13x आर। अभी रूट्स मतलब जीरोस ऑफ द इक्वेशन राइट। समीकरण 6x² + 1 = 13x के मूल क्या है, मूल मतलब जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ये भी पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, जीरो ऑफ द इक्वेशन। सो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका भी फैक्टर से निकालना है बेसिकली। सो जब इस इक्वेशन को नीचे लिख देता हूँ मैं, 6x² + 1 = 13x। सो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, 6x² + 6 और -13x, क्योंकि 13 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो इसको प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं, x² - 13x + 6 राइट ओके। सो अभी जैसे पिछले किया था 6 × 6 कितना होगा 36 राइट। सो 36। अभी 13 को इस प्रकार से 2 भाग में डिवाइड करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 36 आए और जोड़ने पे वापस -13 ही आए। सो 13 को
-9x और -4x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 9 4 जा 36 और -9x प्लस 9 -4x इज -13। सो उसी तरीके से लिखेंगे 6x² -9x -4x प्लस 6। ओके, सो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से। सो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, 3x कॉमन आ जाएगा। ओके सॉरी, 3x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, क्योंकि x चला गया उधर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 2, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3 -3, क्योंकि -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 विल गिव +6, राइट। सो यहाँ से 2 फैक्टर्स अपन को मिल गए, एक तो ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर। सो 2 फैक्टर्स क्या क्या हैं अपने, 3x -2 और 2x -3। सो बेसिकली इन दोनों फैक्टर्स को अगर सोल्व करते हैं 0 लगा के, सो 3x -2 को सोल्व करेंगे पहले, तो 3x = 2 एंड x = 2/3। ठीक है, तो एक ये वाला फैक्टर है, ये वाला एक पॉलिनोमियल 0 है और या फिर रूट है इक्वेशन का, और एक इसका सोल्व कर लेते हैं, 2x = +3 इधर आ जाएगा, तो x = 3/2। सो एक ये वाला हो जाएगा। सो बेसिकली क्या करना है, पहले फैक्टर्स निकालना है और उन फैक्टर्स को सोल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकाल लेना है उन दोनों फैक्टर्स में से, राइट। तो वही अपना रूट ऑफ द इक्वेशन निकल जाएगा या मूल निकल जाएगा समीकरण का। इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑल्सो कहते हैं, राइट। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आसानी से आंसर आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 6 7 8 a 7 6 इज डिविजिबल बाय 36 देन a इज। हिंदी में यदि 5 6 7 8 फिर बीच में a है, a ओके, a फॉर एप्पल वाला, और 7 6 36 से विभाजित है, तो 36 से विभाजित है तो a की वैल्यू क्या है। ओके, मैं एक बार नंबर लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्या आपको अच्छे से दिख जाए। 5 6 7 8 फिर ये a है और 7 6 को विभाजित करना है 36 से। अभी 36 से वही नंबर विभाजित होगा जो कि 4 और 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 4 9 36 होता है, राइट, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, सो 36 से वह सब नंबर विभाजित हो जाएंगे जो 4 और 9 से भी विभाजित होते होंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। सो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो तो वो नंबर 4 से विभाजित है। सो 76 तो विभाजित हो जाएगा, 76 डिवाइडेड बाई 4, 1 जा 4 3 6 9। ओके, 19 टाइम्स 4 से विभाजित तो हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस चेक कि ये वाला नंबर 9 से विभाजित होगा कि नहीं। 4 से तो विभाजित हो रहा है 9 से। अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर पूरी संख्याओं को जोड़ दें और वो 9 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 7 33, 33 + 6 39, तो 39 हो रहा है। अभी इस संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए और कितना जोड़ेंगे। सो 45 में 9 का पहाड़ा पूरी तरह से चला जाता है, तो +6 जोड़ देते हैं तो 45 आ जाएगा, राइट। सो इससे यह पता चल रहा है कि इस संख्या में अगर एक ही जगह 6 रहता तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती, क्योंकि ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, आप आई होप आपकी समझ में आया होगा, इसलिए इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, अभी इसमें 4 और 9 से दोनों से विभाजित करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप 4 से ही करके कुछ आंसर दे रहे हो वो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे 9 से आंसर आ रहा है, पर कोई संख्या में ये जरूरी होता है कि दोनों संख्याओं से विभाजित करके देखा जाए ताकि अपना आंसर कंफर्म रहे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और आखिरी प्रश्न है आज के लिए, 444 + 444 + 4444 + 44444। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए मैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, जीपी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और इतनी छोटी संख्या के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि उस मेथड का आपको यूज़ करना चाहिए। इसके आगे एक दो संख्या और भी आ जाती तो भी बेसिकली आसानी से इनको जोड़ के
योग किया जा सकता है, राइट। सो एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आसानी से काम हो सकता है। अगर आपको आता है और अगर आपको जल्दी टाइम, उससे आप जल्दी सोल्व करते हो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मेथड से, तो आप आसानी से उससे भी कर सकते हो। बाकी इसमें 10 सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 16 का 6, 80 लगा 1, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे 1 9 और 4, 4 9 3 7 6 आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि बड़े क्वेश्चन थे थोड़े आज की शिफ्ट में। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके, थैंक यू गाइस।